सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज करेंगे वर्चुअल मीटिंग। आरजेडी के विधायक पार्षद समेत 144 नेता होंगे शामिल। बिहार में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में 76 मरीजों की मौत, 12,000 से ज्यादा आईएनआई केस, 18+ के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन जारी। आरजेडी की वर्चुअल मीटिंग पर घमासान, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह की लालू प्रसाद को नसीहत, राष्ट्रवाद की भावना प्रदर्शित करने की अपील। देश भर में कोरोना की रफ्तार तेज, यूपी में 17 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, लॉकडाउन में जारी रहेगी पाबंदियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो खबरों की शुरुआत करेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की कार्यकर्ताओं के साथ आज होने वाली वर्चुअल मीटिंग को लेकर भाजपा ने बड़ा सियासी बयान दिया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने लालू प्रसाद को नसीहत देते हुए उम्र के इस पड़ाव पर परिवारवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की भावना प्रदर्शित करने की अपील की है। भाजपा प्रवक्ता ने लालू प्रसाद को यह भी सलाह दी है कि आज की वर्चुअल मीटिंग में कोरोना की जंग में आरजेडी कार्यकर्ताओं से भरपूर सहयोग का आदेश निर्गत करें। अब राजनीति में परिवारवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के तरफ अग्रसर हों लालू जी। हम लोगों का यही उम्मीद है। अब इस उम्र में परिवारवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के तरफ बढ़ें और अपने कार्यकर्ता को निर्देशित करें कि टीकाकरण, कोरोना प्रोटोकॉल और कोरोना वॉरियर्स को मदद करने का संकल्प दिलवाएं, निर्देश दें। और इस पर अधिक जानकारी के साथ मुन्ना शर्मा संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुन्ना शर्मा जी, आपसे ही जानना चाहेंगे कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की कार्यकर्ताओं के साथ जो वर्चुअल मीटिंग होनी है, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या कुछ रहने वाला है, क्या अपडेट है इसको लेकर? ये जो आज है लालू प्रसाद की कार्यकर्ताओं, आरजेडी कार्यकर्ताओं से जो वर्चुअल मीटिंग 2 बजे से होनी है, उसमें निश्चित रूप से लालू जी अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे। काफी दिनों के बाद जेल से निकले तो कार्यकर्ताओं से एक वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रूबरू होंगे और कोरोना का जो अभी वक्त है, तो दूसरी लहर पूरे बिहार में कहर तोड़ रही है, तो निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ताओं को भी संदेश देंगे कि इस परिस्थिति में किस प्रकार से मरीजों की सेवा करने का उनका दायित्व बनता है, किस प्रकार से लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचे, दवा की कालाबाजारी ना हो। एक जिम्मेवार कार्यकर्ता की तरह उनका ये कार्यकर्ताओं को संदेश जाएगा और निश्चित रूप से आरजेडी कार्यकर्ता इस वर्चुअल मीटिंग को लेकर काफी उत्साहित हैं। जी ठीक, लेकिन अभी आपने बताया कि जो कार्यकर्ता है उसको लेकर के उत्साहित है, वहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि जब से लालू प्रसाद यादव आए हैं तब से राजनीतिक स्तर पर भी घमासान देखने को मिल रहा है, वहीं सियासी उठापटक भी देखने को मिल रहा है। क्या लगता है कि इस मीटिंग के बाद से कुछ और बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है? जी देखिए, जहां तक है आरजेडी का सवाल है, तो आरजेडी के एक विधायक ने भी नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो अभी कोरोना काल है उसमें उनकी व्यवस्था की जमकर सराहना की है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आरजेडी के भीतर जिस प्रकार से विद्रोह और विक्षोभ की बात है, तो वो अभी खुलकर सामने आ सकती है। अभी जो स्थिति है, लालू प्रसाद के आने के बाद कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की उनकी महती जवाबदेही है और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की भी वह कवायद करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से अभी आरजेडी में मायूसी है, खामोशी है, कहीं ना कहीं तेजस्वी और तेज प्रताप को लेकर, लालू जी को लेकर कार्यकर्ताओं में जो गुस्सा है और अभी कोरोना का वक्त है, इस लिहाज से भी लालू जी की यह जो वर्चुअल मीटिंग है वो कार्यकर्ताओं के लिए एक नई प्रेरणा देगा, नया संदेश देगा कि किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को अभी एकजुट रहना है और पार्टी की मजबूती के लिए भी वह लोगों को प्रेरित करेंगे। जी ठीक, बहुत धन्यवाद आपका मुन्ना, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की कार्यकर्ताओं के साथ आज अहम बैठक होने वाली है। वर्चुअल माध्यम से वो तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ेंगे और आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा।
और वहीं बिहार में कोरोना को लेकर जारी सियासत के बीच लॉकडाउन को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन में ही घमासान की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस घमासान पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने तल्ख टिप्पणी दी है। उन्होंने जेडीयू नेता ललन सिंह द्वारा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल पर किए गए टिप्पणी को गैर जिम्मेदाराना और हास्यास्पद बताया है। मैं भी आज समाचार पत्र के माध्यम से देखा कि आदरणीय राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बड़ा ही आश्चर्य बयान दिया है कि साहब आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल जी के बारे में कहा है, ये लोग कैसे बयानबाजी दे रहे हैं, इनसे कोई भला नहीं होना है बिहार का। गैर जिम्मेदाराना बयान बोला गया इनके बारे में और कहा गया ये गैर राजनीतिक नेता और ये गैर राजनीतिक पार्टियां, मतलब ये भारतीय जनता पार्टी को भी गैर राजनीतिक पार्टी बोलते हैं, जिसके साथ गठबंधन में आप बिहार में सरकार चला रहे हैं, केंद्र में सरकार चला रहे हैं और आप उसको भारतीय जनता पार्टी को गैर जिम्मेदाराना बोलते हैं। तो वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच काली कमाई का जरिया अपनाने वाले लोग भी मौके की तलाश में लगे हुए, जहां एक और मरीजों को आखिरी आस रेमडेसिविर पर दवाई पर रहती है, तो वहीं दूसरी ओर ब्लैक मार्केट भी सक्रिय दिखाई दे रहा है। ताजा मामला पटना के कंकड़ाबाग थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर के फिर एक बार ईओयू टीम ने छापेमारी की है। इस दौरान ईओयू की टीम ने छापेमारी कर 3 वायरल रेमडेसिविर दवा को रंगे हाथों 3 आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस कालाबाजारी को पत्रकारिता की आड़ में काली कमाई का जरिया बनाने की कोशिश की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान मौके से एक बाइक बरामद हुआ है, जिस पर एक निजी चैनल का स्टिकर लगा हुआ है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ट्रैप किया हुआ था और इसमें कुछ लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन की लेन देन कर रहे थे और जिसमें हमारी टीम तीन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। उधर से लगाई है और अभी पूछताछ चल रही है। इसमें आगे कुछ और होगा तो हम लोग आगे अपडेट करेंगे आपको। सर भी ये इनके पास माइलन का वो था इंजेक्शन, और ये इंजेक्शन तो अभी कुछ दिन पहले भी अभी हमारे ड्रग इंस्पेक्टर रहेंगे, बताएंगे किन किन हॉस्पिटल को अलॉट किया गया था। उसके बाद ये जानकारी पूरी तरह मिल जाएगी कि इसमें से लीक कहाँ से हुआ है ये इंजेक्शन। शेखपुरा में 18 वर्ष से 44 वर्ष की आयु वाले नागरिकों को टीकाकरण के लिए इंतजार की घड़ियां समाप्त अब हो रही हैं। जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सदर हॉस्पिटल में इस उम्र के व्यक्तियों को टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक है। सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण मुरारी प्रसाद सिंह ने बताया कि टीकाकरण के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पिछले 1 महीने से तो दवा के कमी के कारण हर पीएचसी और सदर अस्पताल में टीकाकरण होते रहता था, लेकिन इधर से टीका दवा आ जाने से इधर 3-4 दिन पहले दवा की मात्रा अच्छे खासा आने से हम उसको सेशन को बढ़ा दिए हैं और हर पीएचसी में 2, 3, 4 एक्स्ट्रा सेशन कर दिया गया है। तो वहीं खबर पटना से। पटना में 18 से 44 वर्ष तक के लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। वैक्सीन को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन राजधानी के कई सेंटरों पर वैक्सीन नहीं पहुंचने को लेकर लोगों में निराशा भी सामने आ रही है। वहीं उनका कहना है कि बड़ी मशक्कत के बाद रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसके बाद अभी तक वैक्सीन की शुरुआत नहीं हुई है। तो पटना की ये तस्वीरें भी देखिए, आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। जब से इस बात की घोषणा की जा चुकी है कि 18 प्लस के आयु के लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा, तो तब से ही यह इंतजार लंबा होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ऐसे राज्य है और कई ऐसे उन राज्यों में इलाके हैं जहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तो शुरू कर दी गई है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके अब भी कई राज्यों में हैं जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर्स तो हैं, लेकिन वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा में डोज नहीं मिल पा रही, जिस वजह से खासतौर पर युवाओं में आक्रोश का माहौल भी देखने को मिल रहा है। और यही वो वजह है कि पटना के भी कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जिनके नामों का भी
घोषणा किया जा चुका है कि यहां पर अभी भी वैक्सीन की खेप बरामद नहीं की जा रही है, जिस वजह से 18 प्लस के जो आयु के लोग हैं जो कि 44 तक को वैक्सीन लगाया जाना है, लेकिन उनका इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है और इसी वजह से अब उनके बीच में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है और वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि अगर हम सुरक्षित रह पाएंगे केवल तभी जब हमें वैक्सीन समय पर लग पाएगी, लेकिन जब खेप ही नहीं आ रही है सेंटर्स में तो फिर वैक्सीन लगाई कैसे जाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लगातार राज्य सरकार भी कोशिश कर रही है केंद्र सरकार से बात करते हुए कि वैक्सीन की खेप बरामद जल्द से जल्द हो सके, ताकि जो 18 प्लस के आयु के लोग हैं जो कि 44 तक में ये वैक्सीन को लगाया जाना है तो ये पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से समाप्त किया जा सके। तो पटना के कुछ सेंटर्स की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, यहां पर वैक्सीन लगाई जा रही है, वहीं कुछ लोग अपनी बारी का भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे जगह जहां पर अभी भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं बताई जा रही है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ अनुप्रकाश संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनु, आपसे जानकारी चाहेंगे कि पटना में जिस तरीके से 18 से 44 वर्ष तक के आयु वाले लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे सेंटर्स भी बताए जा रहे हैं जहां पर अभी भी लोगों को वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो कितना लंबा समय और इंतजार करना पड़ेगा लोगों को वैक्सीन लेने के लिए? देखिए, जिस तरह से जो है सरकार की तरफ से 18 वर्षों के लोगों को जो है वह जो है तारीख जो रखी गई थी, लेकिन आज से जो है सभी को मिलने लगे, लेकिन कई जो है अभी वैक्सीन नहीं पहुंची, वो सिर्फ देर से नहीं पहुंची। इसको लेकर जो है जिन लोगों को वैक्सीन पड़ना था 18 वर्षों को, वो थोड़े से निराश दिखे और उन्होंने भी ऐसा वो जबकि कुछ टाइम लगेगा, लेकिन टाइम लगने के बाद जो है सभी 18 वर्षों के लोगों को जो है उनके अस्पतालों में जो है वो वैक्सीन पड़ने लगेगी। जी। लेकिन अगर अनु बात की जा रही है, जब वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो ऐसे में कई जगह से शिकायतें भी आ रही हैं कि पहली डोज अगर मान लीजिए किसी को लगा भी दी जा रही है, अगर 45 प्लस के ऊपर की भी बात करते हैं तो उनको भी दूसरे डोज के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है, उनकी तारीखें नजदीक चली आ रही है और उनके अंदर भी ये संशय बना हुआ है लगातार कि अभी तक 18 प्लस को आप वैक्सीन देने की बात कर रहे हैं जबकि हमारी दूसरी डोज भी नहीं हुई है। तो ऐसे में किस प्रकार की तैयारियां की गई हैं? देखिए, तैयारियों को लेकर जो वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर जो बात करें तो पिछले कुछ समय पहले जो था वो कोरोना वैक्सीन को लेकर जो था वो थोड़ा सा दिक्कतें हुई थी, लेकिन अभी जो है संपूर्ण मात्रा में जो है लोगों को जो है वैक्सीन देने का। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद आपका अनु तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मधुबनी में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में वृद्धि हो रही है, वहीं सरकार के तरफ से लॉकडाउन लगाने के बाद भी लोग नहीं संभल रहे हैं और झंझारपुर अनुमंडल मुख्यालय स्थित बाजार समिति में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ लगी रहती है, जहां लोग बेपरवाह बनकर सामानों की खरीदारी करने में लगे हुए हैं। हजारों की भीड़ को पुलिस खाली कराने में नाकामयाब साबित हो रही है, जबकि झंझारपुर थाने से चंद कदमों की दूरी पर भीड़ लगी हुई थी, लेकिन दूर दूर तक कहीं प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस नजर नहीं आए। ऐसे में लॉकडाउन के बाद भी कोरोना का चेन तोड़ना बेहद कठिन साबित हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर कोरोना के वैश्विक जंग में बिहार सरकार हर मुमकिन कदम उठा रही है। इस बीच भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने कहा कि इस जंग को और बेहतर तरीके से लड़ने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार व्यवस्थित और मजबूत किया जा रहा है। साथ ही इसी कड़ी में मोकामा नाजरेथ अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर पर भी बिहार सरकार की कड़ी नजर है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने आम लोगों से भी ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की अपील की है। नाजरेथ हॉस्पिटल पूरी क्षमता के साथ काम करे, इसके लिए कल हमारी बात सिस्टर इंचार्ज नाजर से भी हुई, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से भी हुई और आज सैयद शहनवाज हुसैन जी जो उद्योग मंत्री है उनसे भी बात हुई। मोकामा में ट्रॉमा सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के संदर्भ में शहनवाज जी से बात हुई और मंगल पांडे जी से स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे मैन पावर देने पर बात हुई। तो वहीं राज्य सरकार के निर्देशानुसार फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में शेखपुरा जिला के अंतर्गत कोविड का टीकाकरण किया गया।
जिसमें कार्यरत प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब पोर्टल से संबंधित मीडिया प्रतिनिधि गणों को टीका दिया गया। मौके पर डीपीआरओ ने बताया कि सरकार के जारी गाइडलाइन के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर मीडिया कर्मियों के लिए वैक्सीनेशन का आयोजन किया गया। तो खबर बिहार से। बिहार में शराबबंदी और कोरोना महामारी की भय सभी के दिल में बैठी हुई है। आपको बता दें कि बिहार पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन बावजूद शराबियों के लिए शराब उपलब्ध हो रहे हैं और शराब पीने की सबसे सुरक्षित जगह छपरा सदर अस्पताल का शौचालय बना हुआ है, जिसमें ना पुलिस का भय और ना ही किसी की नजर में आने का खतरा। तो छपरा सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में स्थित शौचालय में बियर की खाली बोतल पड़ी हुई नजर आई, जबकि यहां निजी गार्ड का पहरा भी रहता है, फिर भी शौचालय मैखाने में तब्दील हो रहा है। तो मोतिहारी स्थित हरसिद्ध गैस प्लांट के पंप में तकनीकी खराबी के चलते ऑक्सीजन बॉटलिंग का कार्य रुक गया है, जिसके बाद सूचना मिलते ही जिलाधिकारी ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, जिसके बाद एचपीसीएल की टीम द्वारा पंप की खराबी को ठीक किया गया, जिससे ऑक्सीजन बॉटलिंग प्लांट हरसिद्ध से ऑक्सीजन बॉटलिंग कार्य शुरू हुआ। इसी मामले में जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड जैसी आपदा से किसी भी परिस्थिति से जिला प्रशासन निपटने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी जिला में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं है। तत्काल गायत्री गैस प्लांट पे हम खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो कुछ टेक्निकल इश्यूज आया है उसको एड्रेस करने के लिए मुजफ्फरपुर में हमारी टीम गई है। मीनवाइल गैसेस या ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, इसलिए बेतिया और मुतियारी का टैगिंग अलग अलग जिलों से किया गया है, यथा मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और समस्तीपुर। वहाँ से हमको ऑक्सीजन सप्लाई मिल रहा है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी हमारे पास है, तो जिनको पेशेंट को हम दे रहे हैं, तो ऐसे कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मुंगेर में कार्यरत आयुष चिकित्सकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के जिला स्वास्थ्य समिति के डीपीएम को ज्ञापन सौंपा है, जहां उन्होंने बताया कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, तो जिसमें एलोपैथिक चिकित्सकों के समान आयुष चिकित्सकों को भी वेतन दिया जाए। साथ ही 3270 आयुष चिकित्सकों की बहाली जल्द की जाए। पहले से ही सरकार घोषणा कर चुकी है कि जो एलोपैथिक चिकित्सक हैं उनके समान मानदेय करने की, लेकिन अभी तक हम लोग को वो नहीं मिला है। उन लोगों को अभी 65,000 रुपया मिल रहा है प्रति महीना और हम लोगों को अभी तक 54,000 रुपया पर महीना मिल रहा है। जबकि जो इसका कैबिनेट डिसीजन जो है दिसंबर 2018 में ही सरकार कर चुकी है कि समान मानदेय दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया है। दूसरा हम लोग का है कि हम लोग को नियमित मतलब परमानेंट करने के लिए जो वैकेंसी है वो निकाल चुकी है सरकार। देश और विदेश में अपनी मिठास से जिले का नाम रोशन करने वाले लीची इस वर्ष कोरोना और मौसम की उदासीनता का शिकार हो गया है। दरअसल जिले के लीची किसान कोरोना की दूसरी लहर से बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। साथ मौसम के अनुकूल नहीं होने के चलते लीची की पैदावार कम होने को लेकर किसान ज्यादा चिंतित है। इसी मामले में मोतीपुर के लीची किसान का कहना है कि इस बार अभी तक बाहर के व्यवसायियों ने लीची के बाग नहीं खरीदे हैं। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ था, इस बार भी इसी तरह की स्थिति बन रही है। यही आ रही है कि सब पैदावार भी बढ़िया नहीं हो पाया है और साल की तरह। दूसरी चीज़ क्या है कि सब मौसम भी मार खा रहा है, इधर लॉकडाउन भी लग गया है, उसके भी हम लोग मार खा रहे। बाहर से कोई जो भी है व्यापारी आ नहीं रहा है, हम लोग को रोड पर आने का नौबत आ गया हुआ है। उपज कैसी हुई है, मतलब लीची की फसल इस बार इस बार लीची के ऊपर तो मिजाज उड़ा के है, तो उतना बढ़िया भी फल रहे जो भी है वो सब फट रहा है, और मौसम के बारिश नहीं होने के कारण इस बार लीची का उत्पादन जो पहले होना चाहिए था उसके अनुरूप नहीं हुआ है। हम लोग प्रकृति की मार झेल रहे हैं, और पिछली बार भी कोरोना की वजह से ट्रांसपोर्टेशन नहीं उपलब्ध हो पाया था, उसका हम लोग नहीं ठीक से बेच पाए थे। इस बार एक तो प्रकृति की वजह से उसकी पैदावार ही कम हुई है, यील्ड कम बहुत कम आ रहा है।
बेतिया में मझौलिया पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर 3 कपड़ा व्यवसायियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पारस पकड़ी से 3 बाइक भी जब्त किए गए हैं, जिसकी जानकारी प्रशिक्षु डीएसपी और मझौलिया थानाध्यक्ष अमित कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि दुकानदार प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर निर्धारित दिनों से अलग कपड़ा की बिक्री कर रहे हैं। लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने के लिए मझौलिया थाना क्षेत्र से मैं पुलिस उप अधीक्षक अपनी टीम को लेकर के बाजार होते हुए पारस पकड़ी चौक पर भी छापा किया। उसके बाद सरिस्वा बाजार में गया। सरिस्वा बाजार में सारी दुकानें, कुछ दुकानें खुली पाई गई, कुछ बंद पाई गई। खुली दुकानों का फोटोग्राफी ले लिया है और इसी क्रम में कुछ संदिग्ध बाइक भी हमने पकड़ के थाना पर लाया है। उसका वेरीफाई किया जा रहा है। वेरीफाई के बाद गलत पाए जाने पर उसकी कार्रवाई की जाएगी। और वहीं दूसरी ओर औरंगाबाद के दाऊदनगर शहर में संगम ड्रेसेज नामक रेडीमेड कपड़े की दुकान पर कार्रवाई की गई, जिसमें सीओ स्नेहलता देवी और थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार गौतम ने दुकान को सील कर दिया। पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि दुकानदार के खिलाफ एपिडेमिक एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज भी की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार दाऊदनगर बाजार में निरीक्षण किया जा रहा है। इसी दौरान उन्होंने दुकान पर शक होने पर उसे खुलवाया, जिसमें 30 ग्राहक एक छोटे थे दुकान में बैठे हुए थे और बाहर से ताला बंद था, जिसके बाद पदाधिकारियों द्वारा दुकान को तत्काल सील कर दिया गया। तो कोविड-19 के इस महामारी में रायबरेली एम्स अपनी सेवाओं मरीजों को लेकर लगातार जिस तरीके से दे रहा है, रायबरेली एम्स में L3 हॉस्पिटल संचालित हो रहा है। केंद्र सरकार ने एम्स को विदेश से आई हुई स्वास्थ्य सामग्री की पहली खेप भेजी है, जिसे एम्स के कर्मचारियों ने कोविड मरीजों की बेहतर सेवा के लिए बहुत उपयोगी माना है। हमारा कोविड अस्पताल है, ये पहले नहीं था। ये 26 अप्रैल से हमने शुरू किया है। इसमें 50 बिस्तर हैं और इसमें 10 वेंटिलेटर बेड हैं और बाकी 40 ऑक्सीजन बेड हैं। वो भी रास्ते में आ जाते हैं। तो वहीं सदर अस्पताल छपरा में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोविड जांच के लिए बनाए गए काउंटर पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां सदर अस्पताल की लचर व्यवस्था लोगों को मायूस कर रही है। दरअसल सदर अस्पताल में कोविड जांच के लिए एक ही काउंटर बनाए गए हैं। उसी काउंटर पर रजिस्ट्रेशन और जांच दोनों किए जा रहे हैं, जिससे लोग घंटों अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है और लोगों को भीड़ भी अब देखने को वहां पर मिलती है, जिससे लगातार कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। गिरिडीह शहर के शास्त्री नगर मोहल्ले में स्थानीय युवाओं ने आपसी सहयोग से चंदा इकट्ठा कर पूरे मोहल्ले में विशेष अभियान चलाकर सभी घरों को सैनिटाइज करवाया। सामाजिक कार्यकर्ता राजेश सिन्हा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान स्थानीय युवाओं ने संचालित क्लब में कुल 70,000 रुपए का सहयोग राशि इकट्ठा कर अभियान चलाया। इस दौरान क्लब की ओर से पीपीई किट की खरीदारी भी की गई। तो देखिए कि एक सामाजिक तौर पे लोगों से जो मदद के लिए किया गया, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया और उस आधार पे काफ़ी लोगों ने सहयोग दिया। हमको लगता है मात्र 2 दिनों में 70,000 के लगभग में सहयोग आया और आएगा भी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट करना था, इसमें क्या है कि अगर 10 ऑक्सीजन सिलेंडर हो अपना, या पीपी किट हो अपना, या हर एक जगह सैनिटाइज हो, जैसे आज के डेट में 40 घरों में मुफ्त में बिना ये किए हुए, हम लोग शुल्क लिए हुए किए, तो सैनिटाइज किया और आगे हम लोग हर एक माने मोहल्ले में करते चले जाएंगे। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि हमारा जो सोच है वो सोच है कि इसी तरह को देखकर अलग अलग मोहल्ले वाले, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे कोई भी हो, वो इस तरह से अपना क्लब बनाए, अपना लोग बनाए और अपने तरीके से अगर उस जगह पे करना शुरू कर दे, चाहे वो पीरटार एरिया हो जो ठीक है ना, खड़ा है पूरा मार दो सब।
तो वहीं समस्तीपुर के विद्यापति नगर थाना क्षेत्र में दर्जनों की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। इधर घटना की जानकारी मिलते ही विद्यापति नगर पुलिस और दल सिंह सराय एसडीपीओ दिनेश कुमार पांडे घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज दिया और पूरे मामले की छानबीन में जुटे हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ।